नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्ट्रेटेजिक हेवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेके है। अगर भारत की बात करें तो आज तक कभी भी भारत की तरफ से हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं किया गया। बदले में भारत की तरफ से बॉम्बिंग के लिए अपनी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसका एक मेजर कारण ये है कि अभी तक भारत का जो मेन कंसर्न था वो पाकिस्तान था और पाकिस्तान भारत से कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से भारत बहुत ही आसानी के साथ अपनी मिराज 2000 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट की मदद से जब चाहे तब पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी प्रिसिशन बॉम्बिंग को कर सकता है। तो इसी वजह से आज तक हेवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने पर फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि ये काफी महंगे होते हैं और इनको ऑपरेट करना भी काफी मुश्किल होता है। आज से लगभग 15-20 साल पहले भी रशिया की तरफ से भारत को अपनी Tu-22 और 160 सीरीज की बॉम्बर को ऑफर किया गया था, लेकिन सेम रीजन की वजह से तब इनको खरीदने से मना कर दिया गया था। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़े बदलने लगे हैं, क्योंकि अभी चाइना के साथ भारत का टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि रिसेंटली पिछले 4 सालों से चल रही बॉर्डर स्टैंड अप को एंड करने का फैसला किया गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कंप्लीटली ट्रूप्स को पीछे हटाने का फैसला कर लिया गया। लेकिन फिर भी अभी भारत का मेन कंसर्न पाकिस्तान से चाइना की तरफ शिफ्ट हो चुका है और चाइना के अंदर स्ट्राइक करने के लिए हमें लॉन्ग रेंज बॉम्बर की ज़रूरत पड़ने वाली है, या कोई ऐसी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक को कर पाएगा। और आजकल जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको एग्जैक्टली बॉम्बिंग के लिए नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइल या कोई एयर टू सरफेस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से अभी मॉडर्न वॉरफेयर में बॉम्बर का भी जो इस्तेमाल होता है या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का जो इस्तेमाल होता है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। इसी वजह से पता चल रहा है कि रशिया की तरफ से अभी एक बार फिर से भारत को अपनी Tu-22M3 और Tu-160M एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है। और इसमें से अगर Tu-160M की बात करें तो ये अपनी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी मॉडर्न एवियोनिक्स और कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला है, जो कि 2018 से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया गया और अभी 2027 तक ऐसे 10 एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का फैसला किया गया है। ये एयरक्राफ्ट अपने प्रीवियस वेरिएंट से लगभग 60% ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है और ऑलमोस्ट $163 मिलियन की प्राइस टैग के साथ आने वाला है। तो देखा जाए तो रफाल के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है और ये एक साथ 12 लॉन्ग रेंज की मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो हमारा एक सुखोई एक बार में बस एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर पाएगा, लेकिन ये एक बार में सेम कैटेगरी की 12 मिसाइल को कैरी कर पाएंगे, जो कि डीप स्ट्राइक के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। और अगर भारत इनको खरीदता है तो ये भारत की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को और ख़ास करके अभी जो हम नेक्स्ट जनरेशन की क्रूज मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं उनको डिलीवर करने का एक बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बन सकता है। अगला अपडेट एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को लेके, और अभी हम स्टेल्थ क्रूज मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर में एक बहुत ही क्रूशियल वेपन बन चुके हैं, जिनको दुश्मन की स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैक्सिमम क्रूज मिसाइल सबसोनिक मिसाइल्स होते हैं, जिस वजह से इनको मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स इजीली काउंटर कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली लड़ाई में देखा गया कि ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल की कैपेबिलिटी को रशिया की P-800 मिसाइल के इस्तेमाल में देखा जा सकता है, जिसे रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल की बात करें तो उसकी कैपेबिलिटीज को यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर इस्तेमाल किया गया था, उससे कंसिडर किया जा सकता है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और इन मिसाइल को यूके और फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को सप्लाई किया गया था। अब देखा जाए तो भारत को रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल करके भारत चाहे तो अपनी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को कई गुना तक बेहतर कर सकता है या फिर स्ट्रेटेजी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। अभी भारत के पास ब्रह्मोस और स्कैल्प दोनों ही मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें से ब्रह्मोस को हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन स्कैल्प जैसे मिसाइल को या स्टेल्थ मिसाइल को हम फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर डिपेंडेंट कहीं ना कहीं फ्रांस के ऊपर इसको लेके, और इनको सिर्फ रफाल में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं, जिस वजह से अभी भारत को सेम कैटेगरी की स्टेल्थ मिसाइल को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए, ऐसा कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से सजेशन दिया जा रहा है, जिससे हम स्कैल्प मिसाइल की तरह अपनी खुद की एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को डेवलप कर पाएंगे और इसको
हमारी सभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट से आसानी से इस्तेमाल किया जा सके क्योंकि हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट होगा, जबकि स्कैल्प मिसाइल अभी के लिए रफाल के साथ ही लिमिटेड है। अभी इस तरीके की 2 सिस्टम को फिलहाल भारत की तरफ से भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें से एक डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी स्मॉल टर्बोफैन इंजन को बेस करके एक लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया जाएगा। और दूसरे तरफ एचएल और न्यू स्पेस की तरफ से भी साथ मिलकर कैट्स हंटर नाम की एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जो कि कैट्स वॉरियर सिस्टम का हिस्सा भी है। और अभी के हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में होने वाली किसी भी लड़ाई में दोनों ही सिस्टम भारत के लिए काफी मायने रखने वाले हैं। अगला अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से, जो कि तेजस या LCA तेजस का सबसे एडवांस वेरिएंट है और अभी इसकी पहली स्क्वाड्रन को इसी साल के अंदर ही तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे राजस्थान में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए जाएंगे। तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी फेस ऑफ होता है तो उसमें तेजस MK-1A लीड रोल को प्ले करने वाला है, फिर पहली लाइन का डिफेंस होने वाला है। और इसके लिए अभी तेजस MK-1A को पूरी तरीके से तैयार भी कहा जा सकता है। रिसेंटली तेजस MK-1A की एक इमेज काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें तेजस MK-1A को अस्त्र Mk 1 मिसाइल और एल्टा की ELL-822 जैमर के साथ देखा गया था। अब ये बात अभी पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि अभी अस्त्र मिसाइल तेजस का मेन VVR मिसाइल होने वाला है, जो कि इसको 110 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ जो सबसे बड़ी चेंज यहाँ पर नोटिस किया गया वो इसकी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को लेकर, जिसमें एल्टा की ELL-822 जैमर को देखा गया, यानी कि तेजस MK-1A के साथ इस जैमर को देखा गया है। अब 822 जैमर को अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता है, खास करके बालाकोट के बाद जो डॉग फाइट हुआ था, इसी की मदद से इंडियन एयरफोर्स की सभी सुखोई ने पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए सभी एमराम मिसाइल को डॉज कर दिया था। लेकिन अभी तेजस MK-1A में जो 822 जैमर को देखा गया, ये उससे भी थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि उसका एक बेहतर वेरिएंट है। इस जैमर को ELL-822S भी कहा जा रहा है और इसको भारत की तरफ से 2022 में ऑर्डर किया गया था। ये अपनी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफी एडवांस है, क्योंकि इसमें स्टीयरिंग मल्टीबिम AESA मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वेरिएंट में या जो नॉर्मल AESA जैमर होते हैं उसमें जो जैमिंग होता है वो सीक्वेंस के हिसाब से होता है, यानी कि एक स्कैनिंग स्टार्ट होता है, जब वो एंड होगा फिर दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट होता है। वैसे ये बहुत ही क्विकली हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि AESA रडार मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है। तो अगर दुश्मन और मल्टीपल थ्रेट एक साथ हम पर अटैक कर देते हैं तो वैसे कंडीशन में एक साथ उन सभी को जैम करने में जो कन्वेंशनल AESA जैमर होते हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं या टाइम लेते हैं, क्योंकि अगर एक साथ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से थ्रेट आते हैं तो ये सीक्वेंस के हिसाब से उनको डिटेक्ट करते हैं और जैमिंग करना चालू करते हैं और एक के बाद एक को जैम करने में समय लग जाता है। लेकिन अभी तेजस MK-1A में जो ELL-822SP या स्कॉर्पियस जैमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें एक ही टाइम पर मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाले मल्टीपल थ्रेट को जैम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है ये सीक्वेंस के हिसाब से जैमिंग नहीं करता है, बल्कि किसी भी डायरेक्शन से आने वाली कोई भी थ्रेट को तुरंत ही डिटेक्ट करके काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। ये एक साथ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में भी ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से दुश्मन चाहे कितना भी हो उन सभी को एक साथ डिटेक्ट और जैम किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी तेजस MK-1A को मॉडर्न एयर कॉम्बैट में बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि मेनली इसे अपनी राइवल JF-17 के मुकाबले काफी अपर हैंड देने वाला है, क्योंकि JF-17 का जो जैमिंग सिस्टम है वो तेजस के मुकाबले काफी इनफीरियर होने वाला है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर, और अभी हम एक इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अभी एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। भारत डायनेमिक लिमिटेड जो एक लीडिंग इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, ये अभी अपने एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ 3 के साथ काफ़ी हाइप को क्रिएट करने में सफल हो चुके हैं। 2023 में सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल के बाद अमोघ 3 को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी इंटरेस्ट मिल रहा है। हालांकि अमोघ 3 फाइनल यूजर ट्रायल के लिए अभी आर्मी की अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, पर भारत डायनेमिक लिमिटेड ने पहले से ही इस मिसाइल को उन कंट्रीज में मार्केटिंग करना चालू कर दिया था जो एडवांस एंटी टैंक सोल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। रिसेंट मार्केटिंग एफर्ट्स ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स को यहाँ पे जनरेट किया है और अभी भारत डायनेमिक लिमिटेड ऑफिशियल के मुताबिक 2 या 3 पोटेंशियल बायर के साथ अभी बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच चुकी है।
ये देखा जाना बाकी है कि क्या ये डिस्कशन ऑर्डर में कन्वर्ट हो पाता या फिर नहीं हो पाता, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस क्लियरली अमोक 3 की कैपेबिलिटीज को हाईलाइट करता है। ये मिसाइल 200 मीटर से लेके 2500 मीटर तक की रेंज में किसी भी आर्मर्ड व्हीकल या इन्फेंट्री व्हीकल के साथ इंगेज हो सकता है, जो इन्फेंट्री को बैटलफील्ड में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें मौजूद टेंडेम वॉरेड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकता है और ये 650 mm तक की आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम है, जो कि कोई भी मॉडर्न मेन बैटल टैंक को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। अमोक 3 में डुअल मोड इमेजिंग इन्फेंट सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे ऑल वेदर और डे नाइट ऑपरेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। ये सीकर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर भी इस मिसाइल को एक्यूरेट टारगेटिंग को प्रोवाइड करता है। इसकी एरोडायनेमिक डिज़ाइन और थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इस मिसाइल को एक्सेप्शनल फ्लाइट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इसका स्मोकलेस प्रोपल्सन सिस्टम इसकी डिटेक्शन के रिस्क को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट लॉन्च फीचर भी इसमें मौजूद है, जो कि इसके ऑपरेटर को बैक ब्लास्ट से काफ़ी हद तक बचा लेता है, जिससे सेफ्टी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे रह सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।